नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज के बारे में और 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज की आज ही हमारी क्लास नंबर 8 होने वाली है। इससे पहले मैं आपको 7 क्लास करा चुका हूं। अगर वो क्लास अभी तक आपने नहीं देखी है, तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम वर्दी आजकल 24 है। तो वर्दी आजकल 24 चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हो और इसी चैनल पर हमने यूपीएसआई के मैथ्स के पीवाईक्यू लेके 1991 से और 2021 तक इसी यूट्यूब चैनल पर हम करा रहे हैं। अगर अभी तक आपने वो भी नहीं देखे हैं तो आप वर्दी आजकल 24 चैनल पर विजिट कर सकते हो और जाके वो सभी क्लास देख सकते हो। तो दोस्तों, अब हम समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज ही हमारी क्लास नंबर 8 होने वाली है और क्लास नंबर 8 का मैं आपके समक्ष पहला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या था? आपके समक्ष 4 ऑप्शन होंगे। पहला है पेशवा के समक्ष पदनाम, ऑप्शन बी मराठा के शासन के दौरान एक सिक्का, ऑप्शन सी राजस्व पर लगाया गया कर, ऑप्शन डी शिवाजी का उपनाम। तो पहले की भांति मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा और आप मुझे वीडियो के अंत में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठे हैं और कितने क्वेश्चन गलत बैठ रहे हैं। आई होप आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्व पर लगाया गया कर। अब हम थोड़ी सी मराठा शासन की जो टैक्सेशन पद्धति थी, जो आपकी कर प्रणाली थी, उसको देखते हैं। आपको पता है कि दो प्रकार के टैक्स थे शिवाजी शिवाजी के राज्य में दो प्रकार के टैक्स थे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के टैक्स। उन टैक्सों में सबसे पहला है आपका जो है चौथ। क्या है? चौथ। और दूसरा था आपका सरदेशमुखी। क्या था? सरदेशमुखी। अगर आप थोड़े से इस नाम को जान पाओगे, जैसे चौथ, तो चौथ का मतलब है चौथाई, अर्थात ये जो कुल राजस्व था, कुल राजस्व का 1/4, कुल राजस्व का कितना? 1/4, क्योंकि चौथाई मतलब चौथ। तो मैं कह सकता हूं कि पूरे राजस्व का ये 25% होता था, क्योंकि 1/4 25%। सर देशमुखी 10, इसमें शब्द है 10। तो कुल राजस्व का कितना है ये कुल राजस्व का कितना? 1/10 यानी 1/10। तो मैं 1/10 को कह सकता हूं कि कुल राजस्व का 10% था। ठीक है। लेकिन सरदेशमुखी जो है, सरदेशमुखी आपके चौथ के ऊपर ही लगाया जाता था। चौथ के ऊपर एक अतिरिक्त कर था ये। चौथ के ऊपर क्या था? एक अतिरिक्त कर, एक अतिरिक्त कर। ठीक है। और चौथ जो है वो साल में एक बार लिया जाता था और सरदेशमुखी जो है, जो मराठा आक्रमण से बचने के लिए लिया जाता था। और ये दोनों कर जो है आपके शिवाजी द्वारा चलाए गए थे। इतना आपसे पूछा जा सकता है। अब मैं इसको इरेज करता हूं और मैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, जो मेरा सेकंड क्वेश्चन मैं आपके समक्ष लूंगा। तो मैं अब आपके समक्ष सेकंड क्वेश्चन देता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1244, ऑप्शन बी 1240, ऑप्शन सी 1238, ऑप्शन डी 1236। तो आई होप आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1240। थोड़ा-सा हम देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में, क्योंकि रजिया सुल्तान से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका नाम रजिया ही था, रजिया। रजिया के शासन की बात करूं तो रजिया 1236 में गद्दी पर बैठती है और 1240 तक ये गद्दी पर रहती है। ठीक है। अब मैं थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी आपको देना चाहता हूँ। रजिया के जो पिता थे, उनका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। ये वही इल्तुतमिश है जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। दूसरा, मैं आपको बता दूं, रजिया का जो घुड़सवार था, अर्थात मैं कह दूं जो अस्तबल का अधिकारी था। अस्तबल, अस्तबल का अधिकारी। अस्तबल उसे कहते हैं जहां पर आपके घोड़े रहते हैं। और अस्तबल का जो अधिकारी था, यही रजिया को घुड़सवारी सिखाता था। जो अस्तबल का अधिकारी था, उसका नाम था याकूत। क्या नाम था? याकूत। और ये रजिया जो है, याकूत से करती थी क्या? इश्क करती थी रजिया याकूत के साथ। अब ऐसा होता है, एक युद्ध होता है, युद्ध। उस युद्ध में क्या है, रजिया और याकूत किसी अन्य व्यक्ति से युद्ध कर रहे होते हैं। उसमें क्या है, याकूत की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
और कुछ समय के लिए रज़िया को सत्ता से हटना भी पड़ता है। लेकिन अब रज़िया को दोबारा से सत्ता में आना था, तो रज़िया करती है आपकी अल्तुनिया से शादी। किससे शादी करेगी? अल्तुनिया से शादी। यानी अल्तुनिया जो है वो रज़िया का क्या कहलाएगा? पति कहलाएगा। ये भटिंडा का रहने वाला था। ठीक है? लेकिन बाद में भी एक घटना होती है जब रज़िया रज़िया और अल्तुनिया, रज़िया प्लस अल्तुनिया ये दोनों किसके साथ लड़ेंगे? ये युद्ध करेंगे किसके साथ? बहराम शाह के साथ। किसके साथ? बहराम शाह, बहराम शाह। तो युद्ध होगा किस-किस के बीच? अल्तुनिया और उसकी पत्नी रज़िया और किसके साथ युद्ध करेंगे? बहराम शाह। इस युद्ध में बहराम शाह जीत जाता है और ये दोनों इसमें हार जाते हैं। इस युद्ध में अल्तुनिया की हो जाती है आपकी मृत्यु। इससे अगले दिन जब रज़िया रास्ते में जा रही होती है 1240 में ही, तो 1240 में कैथल कैथल में जो है वो रज़िया की गुंडों द्वारा मृत्यु कर दी जाती है, अर्थात गुंडों के द्वारा इसे मार दिया जाता है। अब रज़िया सुल्तान के बारे में यह कहा जाता है कि यह पहली महिला शासिका थी। फर्स्ट महिला शासिका या मुस्लिम शासिका भी कह सकता हूँ मैं। पहली महिला मुस्लिम शासिका जिसने शासन किया था। दूसरा मैं कह सकता हूँ कि अगर क्वेश्चन आए कि मध्यकाल की वह पहली महिला कौन थी जिसने शासन किया था? यह क्वेश्चन आपका दिल्ली डायनेस्टी से भी आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत की वह पहली महिला कौन थी जिसने गद्दी पर शासन संभाला? तो आपकी कौन थी वो? रज़िया सुल्तान ही। रज़िया सुल्तान ने ही ये जो पर्दा आज महिलाएँ लगाती हैं, इसने पर्दा का भी विरोध किया था और अपने शासन में बिना पर्दे के घूमती थी। दूसरा ये तो इसने ही जो है जो कुल्हा कुल्हा अ, जैसे जो टोपी होती है, टोपी जो हम कुल्हा पहनते हैं, इस तरह की पोशाक जो है, ये रज़िया सुल्तान ने धारण की थी। अब इससे ज़्यादा आपसे रज़िया सुल्तान के बारे में नहीं पूछेगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, सी आपका सत्य अहिंसा करुणा, डी आपका सील समाधि संघ। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध धम्म संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। अब मान लो आगे आपसे जैन धर्म के त्रिरत्न पूछ ले। किसके? मान लो आपसे पूछता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? भाई ऊपर पूछा था बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो आपने बताया था बुद्ध धम्म और संघ। लेकिन जैन धर्म के त्रिरत्न आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण। और ये जो जैन धर्म के त्रिरत्न है, इन्हीं त्रिरत्न के आधार पर मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। किसका मार्ग? मुक्ति का मार्ग। ठीक है? इसी से मिलता-जुलता देखो आपने जैन धर्म के तीर्थन बता दिए, आपने बौद्ध धर्म के तीर्थन देखे, बौद्ध, धम्म, संघ। लेकिन इसी से मिला-जुला एक शब्द आता है आपका त्रिपिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक। तो त्रिपिटक क्या है आपके? आपके जैसे विनय पिटक, विनय पिटक, जैसे आपका सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, जैसे आपका अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है? और जो त्रिपिटक हैं, ये आपके क्या हैं? ये बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का समूह है। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का ये समूह है। तो इतनी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? पूर्वी अफ्रीकी पठार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस आर्थिक गतिविधि से जुड़ा है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। ए कृषि, बी पर्यटन, सी खनन, डी मछली पकड़ना। देखिए अगर आप थोड़े से भी टेक्निकल स्टूडेंट रहे होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन पावर से हटा दोगे। जैसे क्वेश्चन पूछा आपका पूर्वी अफ्रीकी पठार, देखो शब्द है पठार। अब पठार शब्द को ही मैं पकड़ लेता हूँ। पहला ऑप्शन आपका ए कृषि। क्या मुझे बताओ कि पठार पर कृषि संभव है? तो भाई इसका ये आंसर तो कट जाएगा। भाई पठार पर पर्यटन संभव है? ये भी इसका आंसर कट जाएगा। पठार पर मछली क्या पकड़ सकते हैं? भाई मछली हम पकड़ेंगे जहाँ पानी का स्रोत होगा, तालाब हो गए, आपकी नदियाँ हो गई, तो ये भी कट जाएगा। पठार पर पाए क्या जाएँगे? तो पठार पर आपको पता है कि जितने भी आपके खनिज हैं, जैसे आपका सोना हो गया, सोना, जैसे आपका हीरे हो गए, हीरे, इत्यादि जितने भी खनिज हैं, वो पूर्वी पठार पर पाए जाते हैं। यानी पूर्वी पठार जो है वो सोना और हीरे से संबंधित जितने भी खनिज हैं, उसके क्या है उसमें धनी है।
अर्थात मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी खनन की चीज़ें हो रही हैं, उनमें क्या है, ये पूर्वी पठार क्या है आपका, ये एक तरीके से एक धनी संपदा के आधार पर उभर कर आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खनन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, भारत में दक्कन के लावा पथ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी। देखो, अगर आपने थोड़ी बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आप इस क्वेश्चन का आराम से आंसर निकाल दोगे। वैसे तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। देखिए भाई, मैं ये बताना चाहता हूँ कि दक्कन के लावा पथ पर, तो दक्कन का जो लावा पथ है, वैसे तो 2 चीज़ें, पहले मैं करूँगा काली मिट्टी की बात। मैं इधर फ्लड लेता हूँ थोड़ा-सा। काली मिट्टी, कौन-सी मिट्टी? काली मिट्टी। पहले देखेंगे कि काली मिट्टी बनती कैसे है? तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। कौन-सी चट्टान? बेसाल्ट चट्टान, ठीक है? क्षेत्र कौन-कौन सा है? तो अभी आपने देखा कि दक्कन का पठार और आपका मैं कहूँ मालवा का पठार, मालवा का पठार। ये 2 क्षेत्र हैं जहाँ मुख्य रूप से पाई जाती है, और भी है, लेकिन मुख्यतः यही है। और ये मुख्यतः 2 कहाँ-कहाँ पाए जाए, कौन-कौन से राज्य हैं? तो मैं कह सकता हूँ कि गुजरात, आपका मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों पर ये पाई जाती है। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कौन-सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी, या इसी को काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली कपासी मिट्टी, या इसी को मैं लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लावा मिट्टी, लावा मिट्टी। क्योंकि रेगुर मिट्टी इसलिए इसे कहते हैं कि इसमें टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की प्रचुरता होती है। इसी के लिए इसे काली मिट्टी का नाम दिया जाता है। इसमें क्या है, कौन-सी खेती होती है आपकी? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और इसमें आपको पता है काली मिट्टी में आपका लोहा हो गया, लोहा Fe, मैग्नीशियम Mg, Al एल्यूमीनियम, आपका पोटास पोटास, और मैं कह सकता हूँ कि चूना चूना, और मैं कह सकता हूँ ह्यूमस ह्यूमस। इसमें भरपूर मात्रा में ये पाया जाता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था। अगर मैं यहाँ पर एक बार जलोढ़ मिट्टी की बात करूँ कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है जो आपकी नदियों द्वारा लाई जाती है। नदियों द्वारा लाई जाती हैं, और ये मिट्टी भी आपकी, जो नदी मिट्टी लाती है, जो अपनी काप छोड़ देती है, उसी से इस मिट्टी का निर्माण होता है। लेकिन जब बाढ़ आती है, तो बाढ़ के आधार पर इस मिट्टी को 2 भागों में बाँट दिया जाता है। जैसे पुरानी जलोढ़ और आपकी नवीन जलोढ़, यानी ओल्ड जलोढ़ और आपकी न्यू जलोढ़। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, उसे हम बांगर बोलते हैं। क्या? बांगर। और जो नई जलोढ़ होती है, इसे बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। और ये जलोढ़ मिट्टी जो है, ये मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ पाई जाती है। अर्थात सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी अगर कोई है, तो आपकी वो कौन-सी है? वो जलोढ़ मिट्टी है। दूसरी अगर मैं कहूँ, जलोढ़ मिट्टी जो है, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो आप समझ गए जलोढ़ कहाँ होगी? जहाँ नदियाँ बहकर आएँगी, वहाँ जलोढ़ मिट्टी होगी। जैसे गंगा की जलोढ़ हो गई, या बहुत सारी जितनी भी नदियाँ हैं। लाल मिट्टी क्या है? लाल मिट्टी का लाल रंग जो है उसमें Fe2 Fe2O3, यानी लौह ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है? दूसरा, इसमें आपकी लैटेराइट मिट्टी है। लैटेराइट मिट्टी में क्या आपकी, जो आपकी चाय वगैरह होती है, जैसे चाय, जैसे कहवा कहवा, इस तरह की खेती इसमें जो है लैटेराइट मिट्टी में होती है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ भाई। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब संविधान से है, इसको भी देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है? यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया है, किस आधार पर, यानी किस योजना के आधार पर? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार या अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी है भारतीय सेवा अधिनियम 1972। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है भारत शासन अधिनियम 1935। देखो भाई, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही सर्वाधिक चीजें हमारे संविधान में ली गई हैं। तो अब कौन-कौन सी चीजें हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है? भारत शासन अधिनियम कौन-सा? अधिनियम 1935। कौन-कौन सी चीजें 1935 से ग्रहण की गई है
और कौन-कौन सी चीजें हटा दी गई थी। तो हटाने में सबसे पहला जो पूछता है वो पूछता है कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया था वो किसके आधार पर? तो आप बता दोगे भारत शासन अधिनियम 1935। यानी पहला क्या है? पहला आपका पहला कि प्रांतों में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया। द्वैध शासन जो दोहरा शासन होता था वो कर दिया समाप्त प्रांतों में, यानी राज्यों में। अब इसमें क्या किया? जब ये समाप्त कर दिया तो क्या कर दिया? संघीय शासन की स्थापना कर दी। लेकिन क्या कर दिया? संघीय शासन संघीय शासन की स्थापना संघीय शासन की स्थापना गलती कर दिया, इसको हटा देता हूं। संघीय शासन की स्थापना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के समाप्त किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संघीय शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो आप बता दोगे भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा था कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन अर्थात मैं कह सकता हूं कि केंद्र सूची, आपका राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची। जो आपकी 3 सूचियाँ हैं, वो कहाँ से? तो ये आपकी जो भारत शासन अधिनियम है 1935 वो यहीं से ली गई है, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि जो 7वें शेड्यूल है, जो 7वीं अनुसूची है, उसमें जितनी भी आपकी सूचियाँ हैं, वो आपकी कहाँ से ली गई? केंद्र राज्य संबंध अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ऐसे विषय जो केंद्र सूची में भी नहीं है, जो राज्य सूची में भी नहीं है, जो समवर्ती सूची में भी नहीं है, उन्हें हम कहते हैं अवशिष्ट विषय। आप मुझे बताओगे कि अवशिष्ट विषय भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है और अवशिष्ट विषय हमने किस देश से लिए हैं? आप मुझे कमेंट के आधार पर बताओगे। इसका नंबर 3 हो जाएगा आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना आपका भारत शासन अधिनियम 1935 की ही देन है। आपका संघीय न्यायालय संघीय न्यायालय भी जो है भारत शासन अधिनियम 1935 की ही देन है। दूसरा आपका गवर्नर का गवर्नर का पद। लेकिन यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, जबकि जो नियुक्ति होती है गवर्नर की नियुक्ति, वो आपकी कनाडा से। कहाँ से? कनाडा। ठीक है? नेक्स्ट आपका जो है, आपका आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन आपातकालीन जो कि आपकी इमरजेंसी प्रोविज़न जो है, वो कहाँ से ली गई? वो भी भारत शासन अधिनियम से ली गई। लेकिन यहाँ पे बचना क्या है? अगर आपातकाल के दौरान आपके फंडामेंटल राइट्स अर्थात जो आपके मौलिक अधिकार हैं, उनका निलंबन होता है। अगर उनका निलंबन होता है, तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है, वो जर्मनी के देश से ली गई, जो कि जर्मनी का एक संविधान था, वाइमर संविधान। ठीक है? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो म्यांमार अर्थात जिसे पहले बोलते थे बर्मा 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 को भारत से अलग किया गया था। वो भारत से अलग कर दिया गया था। भारत से अलग, वो किस अधिनियम के तहत किया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। देखो और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अनुच्छेद जोड़े हैं। हम उनकी चर्चा कभी फिर करेंगे जब हम अधिनियम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम एक थोड़ी बहुत ही चर्चा कर लेंगे। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी एजी टांसले, ऑप्शन सी रीटर, ऑप्शन डी बियर। आई होप आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है एजी टांसले। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखो इकोसिस्टम क्या आपका इकोसिस्टम जिसे हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम की स्थापना या गठन या कोई कुछ भी बोल दो 1935 में की गई थी। 1935 में किसके द्वारा? एजी टांसले। एजी टांसले टांसले। जब मैं आपको एनवायरनमेंट पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इकोसिस्टम किस तरीके से खुला तंत्र कहलाता है। खुला तंत्र ओपन सिस्टम होता है। इस पर कोई भी बाहरी आवरण का प्रभाव नहीं होता है। इसी से मिला जुला एक शब्द होता है आपका इकोलॉजी। क्या है आपका? इकोलॉजी। इकोलॉजी जिसे हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी। तो इकोलॉजी सबसे पहले अगर शब्द गढ़ा है तो अर्नेस्ट हैकल ने गढ़ा था। अर्नेस्ट अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल ने जो है वो इकोसिस्टम सॉरी जो पारिस्थितिकी शब्द है अर्नेस्ट अर्नेस्ट हैकल ने प्रतिपादित किया था। बल्कि जो इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र है उसको एजी टांसले ने 1935 में गढ़ा था। और ये एक प्रकार का इकोसिस्टम जो एक प्रकार से खुला तंत्र है। जब मैं आपको एनवायरनमेंट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि खुला तंत्र किसे कहते हैं और बंद तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे ईडा भी बोलते हैं, IRDA, ईडा का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? देखो यहाँ शब्द बोला आपसे मुख्य कार्यालय, ठीक है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, शिमला, कोलकाता, चंडीगढ़ या हैदराबाद। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका हैदराबाद, ठीक है? अब थोड़ा-सा मैं ईडा के बारे में देखता हूँ। इसे IRDA बोलते हैं, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसे जो है ईडा को वर्ष 1999 में 1999 में एक समिति थी, मल्होत्रा समिति। कौन सी? मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा, मल्होत्रा समिति, समिति। मल्होत्रा मल्होत्रा समिति की जो सिफारिश आई थी, उसी सिफारिश के आधार पर इरडा की स्थापना हुई थी। अब इरडा का काम क्या है? तो इरडा का काम जो है आपका, जो बीमा उद्योग होते हैं, जो बीमा उद्योग होते हैं, बीमा उद्योगों को नियंत्रित और विकसित करने का काम करती है क्या? आपकी इरडा। यानी जो आपकी बीमा उद्योग है, जो आपकी इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, उनको नियंत्रित यानी कंट्रोल, नियंत्रित एवं नियंत्रित एवं क्या है आपका? निर्मित या आपका विकसित, विकसित विकसित मतलब डेवलप करना का काम करती है। ठीक है? अभी आपने पढ़ा था इसका मुख्य कार्यालय, कहाँ है इसका मुख्य कार्यालय? मुख्य कार्यालय वो आपका हैदराबाद में, हैदराबाद, हैदराबाद। अब ये किस प्रकार की बॉडी है? ये एक स्वायत्त निकाय है, स्वायत्त निकाय। देखो जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊँगा कि स्वायत्त निकाय क्या होते हैं, संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, गैर अधिनियम क्या होते हैं, वो सभी हम चर्चा करेंगे। और इरडा की जो है, इरडा को अप्रैल अप्रैल वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 में एक संवैधानिक निकाय बनाया गया। एक संवैधानिक संवैधानिक निकाय बनाया गया। ठीक है? अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ भाई। बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 9। 9 क्वेश्चन क्या कहता है आपका? कार्बोहाइड्रेट जो पौधों में तुरंत इस्तेमाल नहीं किए जाते, वे किस रूप में संचित किए जाते हैं? आपके समक्ष 4 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकोज, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी स्टार्च। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टार्च। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे हम और आप भी खाना खाते हैं, लेकिन पौधे क्या है, पौधे वो भोजन को स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो क्या है, वो स्वयंपोषी कहलाते हैं। अब जब पौधे अपने आप भोजन बनाते हैं, तो पौधों में एक प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की पौधों में प्रक्रिया होती है, जिसमें पौधे अपना खाना भोजन बनाते हैं। अब जो है वो अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में सुरक्षित रखते हैं, ठीक है? अब लेकिन कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो कार्ब के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन लेकिन उनका उपभोग बाद में किया जाता है, ठीक है? तुरंत नहीं किया जाता, उनका इस्तेमाल बाद में किया जाता है, तो उनको बोलते हैं स्टार्च भोजन। यानी पौधे जो है उस भोजन को अभी नहीं खाएँगे, लेकिन बाद में खा सकते हैं। और ये स्टार्च भोजन जो है वो क्या किसमें होता है? पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं, पौधों की पत्तियों में होता है आपका स्टार्च भोजन। और ये स्टार्च वह भोजन होता है जो एक बहुलक कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। प्लस मैं कह सकता हूँ कि पौधों में संचित ऊर्जा जो है वो स्टार्च के रूप में ही होती है। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। निम्न में से कौन-सा कथन एक लिंगी को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? यानी वह कौन-सा कथन है जो एक लिंगी को सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित करेगा? आपके समक्ष ऑप्शन नंबर ए है, एक फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। दूसरा है, एक फूल जिसमें द्विलिंगी होते हैं। तीसरा है, एक फूल जिसमें केवल स्त्री केसर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, एक फूल जिसमें पुंकेसर होता है। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एक फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, उसे कहते हैं एकलिंगी। अर्थात आपका या तो एक फूल होगा या आपका एक पेड़ होगा। एक पेड़ होगा या आपका एक फूल होगा। एक पेड़ पर ही क्या है, आपका जो नर होगा वो होगा और जो मादा होगा वो भी होगा, एक ही पेड़ पर। जो नर होता है उसे कहते हैं पुंकेसर, पुंकेसर, और जो मादा होता है इसे कहते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर। अगर ये दोनों एक ही पेड़ पर पाए जाते हैं, तो मैं कह दूँगा कि ये एक लिंगी पौधा होगा।
लेकिन अगर 2 पौधे हैं आपके समक्ष, 2 पौधे हैं, ठीक है? अब 2 पौधों में नर और मादा होते हैं, नर और मादा, अर्थात पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं। तब ये आपस में क्या है, तब ये आपस में जाके दोनों प्रजनन अंग होते हैं इनके, दोनों करते हैं प्रजनन, प्रजनन और क्या है, फिर ये कहलाते हैं आपके द्विलिंगी पौधे। तो क्या है, एक लिंगी पौधे में सिर्फ एक ही पेड़ या एक ही पुष्प होगा। जैसे आप इसकी परिभाषा दी जाती है कि एक लिंगी पौधों में एक ही पौधे में नर यानी पुंकेसर और मादा यानी स्त्रीकेसर दोनों प्रजनन अंग उसमें शामिल होते हैं। यानी इसमें दोनों प्रजनन अंग होते हैं। लेकिन वहीं द्विलिंगी पौधों में अलग-अलग पौधे पर पुंकेसर यानी नर और मादा यानी स्त्रीकेसर दोनों प्रजनन अंग होते हैं। यानी जो आपके द्विलिंगी होते हैं उसमें कैसे होते हैं? उसमें 2 पेड़ होंगे या आपके 2 पुष्प होंगे। यानी अगर एक लिंगी है तो उसमें क्या है? उसमें एक ही आपका जो है क्या होगा? उसमें आपका एक ही पेड़ होगा आपका। अब होमवर्क क्या है? होमवर्क है आपका जंगल की आग किसे कहा जाता है? ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताओगे। अब जो मैंने आपसे पिछली क्लास में होमवर्क पूछा था कि त्वचा से सांस लेने वाला जीव कौन है? तो उसका राइट आंसर है केचुआ। तो दोस्तों आप मुझे बताओ कि आपको ये हमारे द्वारा लिया गया इनिशिएटिव कैसा लगा? अगर आपको थोड़ी-सी भी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपकी तैयारी में थोड़ी बहुत भी ये हेल्पफुल हो, तो आप अपने इस चैनल को जिसका नाम वर्दी आज कल 24 है, तो वर्दी आजकल 24 चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो, ठीक है? अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट के माध्यम से भाई हमसे जुड़ भी सकते हो और अगर आपका कोई भी सुझाव है, तो आप सुझाव को आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो कि भाई हमारा ये सुझाव है या आपकी वीडियो में हम इस प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं। आप जिस प्रकार से कहोगे भाई हम सुधार करने के लिए तैयार हैं। अगर आप किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है। मैं उसी से संबंधित वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।